हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी ये सीरीज़ है जो कि हिंदी से संबंधित है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। और आज की जो सीरीज़ है ये सर्वनाम से संबंधित, क्रिया विशेषण से संबंधित है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है। तो चलो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। ये पुस्तकें मेरी हैं। ये पुस्तकें मेरी हैं मैं, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो शब्द आया है इसमें ये शब्द जो है ये किस चीज़ का मतलब उदाहरण है, ये आपको बताना है। ये शब्द जो है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। ये शब्द जो है ये किस चीज़ का उदाहरण है? ये शब्द बताइए। तो चलो बिना देरी करते हुए करते हैं ऑप्शन के लिए। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण में क्या है कि ये अधिकतर शब्द आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर, जबकि यानी कि निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए जो निश्चयात्मक संकेत करने होते हैं वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में अधिकतर जो शब्द आते हैं वे शब्द आते हैं जैसे कि यह, यह, कौमा वह, ये लिख लेंगे आप। यह, वह, ये, कौमा वे, ये जो शब्द होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकता है। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये वाले शब्द। यह वे तुम्हारे आदमी हैं, ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है। इस तरीके के, यानी कि यह से संबंधित, वह से संबंधित, ये से संबंधित, वे से संबंधित। तो ये शब्द अगर इस तरीके से आएंगे तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि ये ऑप्शन जो होगा हमारा सी ऑप्शन है और ये ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑप्शन और भी हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं और इनको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष, उत्तम, नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, मध्यम, मध्यम पुरुष, और नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या आता है? उत्तम पुरुष में अधिकतर क्या आता है? उत्तम पुरुष में मैं और कॉमा हम आता है उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आता है तू और तुम, तू और तुम, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर और बचा आपका अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष के अंदर आएगा वह, यह, यह, वह, यह। इस तरीके के शब्द जो आएंगे ये आएंगे अन्य पुरुष में। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शनों को क्लियर करा है। पहले और को फिर रिमाइंड कर देते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है यह, वह, ये, वे। यानी कि कोई भी वस्तु, ये निकटता निकटता और दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करती हैं, वहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बात आती है इसमें संबंधवाचक वाचक सर्वनाम की बात कर देते हैं। चलो, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में। और रिलेटिव प्रोनाउन के जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाना है, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और जैसे इसमें जो शब्द आते हैं ये चीज़ खुद लिख लेंगे। जो,
जो और सो, इस तरीके के शब्द आते हैं, जो और सो हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक बनेगा, जैसे कि एक शब्द वाक्य को बनाते हैं जो और सो से संबंधित। जो आया है सो जाएगा, ऐसा जो आया है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। इस तरीके का जो और सो, ये संबंध यानी कि वाक्य में संबंध को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया, निजवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया, और सॉरी निजवाचक रह गया, निश्चयवाचक भी क्लियर हो गया। और निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं बी वाले की। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर आप, यह, अपने, आप या स्वयं के लिए जो प्रयुक्त होता है, यानी निज स्वयं के लिए, है ना, निजवाचक सर्वनाम आप या अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम के लिए, है ना, तो यहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए। यानी कि यहाँ पर जो अधिकतर जो बात आती है स्वयं के लिए आती है, वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप अलग, यानी कि यहाँ पे कुछ भी वर्ड्स में आपको कभी कभी बताते हैं आप कौन कौन से वर्ड हैं। यहाँ पर जैसे कि एक उदाहरण बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। बताइए बनाना, जैसे कि आप से, आप जैसे आप शब्द आना चाहिए उसमें। चलो जैसे बनाते हैं, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा। तो यहाँ पर कौन सा हुआ, जो ये शब्द जो आया है, यहाँ पर जो शब्द आया है, यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, तो ये जो शब्द आया है आप शब्द जो आया है, ये शब्द क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम का भेद है। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुषवाचक भी हो गया, निजवाचक भी हो गया, निश्चयवाचक भी हो गया और संबंधवाचक भी हो गया। क्वेश्चन एक था, सबके बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात एक और कर लेते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और ये तो परिभाषा तो सभी जानते हैं कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये तो एक आम परिभाषा हो गई। बात करते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, कौन सा अर्थ, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसमें आप लिखेंगे, यानी कि सर्व, यानी कि मैं आपको दिखा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सर्व और नाम, इसी में ही इसकी चीज छिपी हुई है। सर्व में सबका, सर्व में सबका, यानी कि सबका, सर्व में सबका। और नाम मीन्स नाम, नाम मीन्स नाम, यानी कि सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर, हम ये परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं, सबका नाम, यानी ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। यानी सबका नाम, यानी कि सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, है ना, तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पर, किसी एक का नाम ना होकर, किसी एक का नाम ना होकर, किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है, सबका नाम होता है। तो वहाँ वो है, उनको क्या कहते हैं हम, सर्वनाम। यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम हो,
वहाँ पर क्या आएगा, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आप कहोगे कि सर कैसे होगा, तो आपको एक उदाहरण, जैसे कि एक मैंने वर्ड लिया मैं का प्रयोग करना। मैं प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए तो करते हैं, आप भी करोगे मैं अपने लिए करूँगा मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। मैं जो एक शब्द है, मैं किसी एक का तो नाम है नहीं, किसका नाम है, मैं सभी का नाम है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि वह, इसका मतलब ये किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम हो, वह उसके लिए प्रयुक्त, वह शब्द जो सबके लिए प्रयुक्त होते हों, वे सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये चीज़ को ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, जो मैंने आपको बता दिया, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर छोटी सी जानकारी थी, तो आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा वाक्य कम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे देखते हैं कौन सा है, उत्तम पुरुष। चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको उत्तम पुरुष, यहाँ पे हम लिख लेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अति उत्तम पुरुष और ऑप्शन नंबर डी उत्तम पुरुष। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है। तो हमारा जो नहीं है, ये वाली बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे, नहीं है तो कौन सा नहीं है? अति उत्तम पुरुष, ये हमारा भेद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अन्य पुरुष भी होता है, मध्यम पुरुष भी होता है और उत्तम पुरुष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के खेल रहे हैं परंतु लड़कियां पढ़ रही हैं, यह वाक्य किस अव्यय का उदाहरण है? तो ये जो प्रश्न आए हैं ये अव्यय से संबंधित हैं। तो चलो बताइए दोस्तों, लड़के खेल रहे हैं परंतु लड़कियां पढ़ रही हैं, यह वाक्य किस अव्यय का उदाहरण है? क्रिया विशेषण का है, या संबंध बोधक अव्यय का है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, या विस्मादि बोधक अव्यय का है? तो ये लड़कियां, परंतु, परंतु जो शब्द है ये किसका है? परंतु, परंतु बताना है, परंतु जो शब्द आया है, परंतु लड़कियां पढ़ रही हैं, ये वाक्य किस अव्यय से संबंधित है? बताइए जो दोस्तों, जल्दी बताइए कि ये जो उदाहरण है ये किसका है? तो चलो करते हैं अब आपको क्लास को प्रारंभ, फिर आगे चलते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वो होता है जो कि क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वो क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें परंतु जैसी तो कोई बात आई नहीं। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय की बाद में बात करेंगे। तो पहले करते हैं हम अपने आंसर की बात, समुच्चय बोधक अव्यय की। तो यहाँ पर परंतु जो शब्द आया है, परंतु जो शब्द आया है, परंतु जो शब्द आया है, ये परंतु शब्द, ये परंतु शब्द जो आया है, ये शब्द परंतु क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अब समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसे ये परंतु समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण, जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जोड़ते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द हों या वाक्यांश हों, वाक्य के अंश हों जो आपस में जुड़ जाते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और समुच्चय बोधक अव्यय जहाँ पर, और यहाँ पर जो शब्द आएंगे वो शब्द आएंगे जैसे कि जहाँ पर, तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए। मैं लिख देता हूँ, चलो, इसलिए ये शब्द जरूर लिखेंगे, इसलिए, इसलिए, है ना, ताकि,
क्योंकि, क्योंकि, है ना, बल्कि, बल्कि बहुत है, बल्कि, किंतु हो गया, किंतु, किंतु, ये इस तरीके के जो वाक्य आएंगे ये समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, विस्मादि बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय के बारे में मुझे इतना बताना नहीं है। ये हर्ष, हर्ष की, शोक की, इनकी बात आती है, ये विस्मादि बोधक अव्यय की बातें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। यस, बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी प्रविशेषण है, ऑप्शन नंबर सी विशेष विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सविशेषण है। तो अत्यंत सुंदर है, अर्चना अत्यंत है, तो वो शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विशेषण विशेष्य, यानी कि प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। सही है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। इसके बारे में बात कर ली। प्रविशेषण जो कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण होते हैं। विशेष से क्या होता है, जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष से बोलते हैं। राम अत्यंत सुंदर है, अर्चना इसी में ले लीजिए। अर्चना क्या है, विशेष है, विशेषण क्या है, सुंदर है। प्रविशेषण उसमें सब पूरा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ये कि अर्चना क्या है, अर्चना विशेष्य है, अर्चना क्या हो गई, विशेष्य। अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है दोस्तों, सविशेषण कुछ होता नहीं है। आगे नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में अव्यय शब्द नहीं है, परंतु, परंतु तो अव्यय मैंने अभी बताया था, परंतु तो अभी है, समुच्चय बोधक अव्यय बताया था अभी, परंतु लेकिन भी बताया था, इसलिए भी बताया था, समुच्चय बोधक अव्यय बताए थे। परंतु सुंदर नहीं है, सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। वे लोग रात को पहुँचे, वे लोग रात को पहुँचे, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वे लोग रात को पहुँचे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए विस्मादि बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण अव्यय, और ऑप्शन नंबर डी संबंध बोधक अव्यय। यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। वे लोग रात को पहुँचे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी क्रिया विशेषण अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय को हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं तो वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। रात को पहुंचे यानी कि वही बता रहे हैं ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आगे क्वेश्चन आता है, माताजी रामायण पढ़ने लगी, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। माताजी रामायण पढ़ने लगी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है या प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन किसका क्या है।
तो यहाँ पर पहले मैं ये नीचे के जो उदाहरण हैं पहले मैं ये देख लेता हूँ, संयुक्त और प्रेरणार्थक। तो मैं आपको यहाँ पर संयुक्त और प्रेरणार्थक पहले लिख दूँ ऑप्शन, क्यों ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। संयुक्त और प्रेरणार्थक, संयुक्त और प्रेरणार्थक। अब बताइए, माताजी रामायण पढ़ने लगी, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, संयुक्त संयुक्त क्रिया का या प्रेरणार्थक क्रिया का? बताइए दोस्तों। माताजी रामायण पढ़ने लगी, तो चलो बात करते हैं पहले एक तरफ से। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक जिस क्रिया में कर्ता का होना जरूरी होता है, इस वाली बात को ध्यान से रखेंगे। जिस क्रिया में, है ना, जिस क्रिया में सकर्मक, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, वहाँ क्रिया सकर्मक क्रिया क्या होती है? इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर, यानी सकर्म। कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ा? कर्म पर, यानी सकर्म, तो उसे हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे, पर ये हमारा आंसर नहीं है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। सकर्मक पे पड़ेगा कर्म पर, अकर्मक पे पड़ेगा कर्ता पर, यानी क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का क्या होता है? अभाव होता है। जब अभाव होगा तो वो उस अभाव को कौन लेगा? कर्ता, तो कर्ता पर पड़ेगा। इसमें किस पर पड़ेगा? सकर्म, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो आंसर हमारे हैं नहीं। अब आया संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में, यानी कि ऐसी क्रिया किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं इसका एक उदाहरण दूं, आपको बताऊं, जैसे खा लिया, खा और लिया, खा लिया, है ना, खा लिया, चल दिया, चल दिया, चल दिया, पी लिया, है ना, पी लिया, पी लिया। अब आपको पता लग गया होगा कि हमारा आंसर कौन सा है। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों, वो है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था संयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया होती है? ऐसी क्रिया जो किन्हीं तो क्रियाओं से मिलने से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो उसमें था हमारा ये ऑप्शन है कि माता जी ने रामायण पढ़ने लगी। एक तो है पढ़ने और लहर लगी, तो माताजी रामायण पढ़ने, यानी पढ़ने और लगी, तो इसमें दो चीज हैं, यानी ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सही है। और प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं ना करके किसी के द्वारा काम करवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको संयुक्त क्रिया के, सकर्मक क्रिया के बारे में बता दिया, अकर्मक क्रिया के बारे में बता दिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? अकर्मक क्रिया में कर्ता पर ही फल पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म पर फल पड़ता है। और इसमें मैंने बता दिया आपको, प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने आप बताया, यानी कि कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से वर्क करवाता है। और संयुक्त क्रिया क्या होती है? जैसे कि माताजी रामायण पढ़ने लगी, पढ़ने और लगी, पी और लिया, खा और लिया, चल और दिया, ये सारी क्रिया संयुक्त क्रिया के इस तरीके के उदाहरण हैं। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है, बताइए कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जो हमारा सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 1 नीचवाचक सर्वनाम है, या ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो बताइए दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा, किस क्रिया का उदाहरण है? तो चलो ज़्यादा नहीं करके बात को, ऑप्शन को आंसर देखते हैं। आप आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम।
जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका एक उदाहरण पहले भी हम करा चुके हैं संबंधवाचक सर्वनाम का। ठीक है दोस्तों, तो ये निश्चयवाचक के बारे में बात कर ली थी। निश्चयवाचक में भी संबंधवाचक, ये हमारा आंसर हो ही गया। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बता ही दिए 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने की इतनी जरूरत नहीं है। रमेश कल आएगा, रमेश कल आएगा। रेखांकित शब्द कौन सा है? कल। कल, तो यहाँ पे मैं कल लिख देता हूँ, कल की जरूरत है। रमेश कल आएगा, तो कल जो है ये रेखांकित शब्द कल। रमेश कल आएगा, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? जाति वाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो बच्चे बताइए दोस्तों, रमेश कल आएगा, रमेश कल आएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, इसमें ये शब्द गलत हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये यहाँ पर नहीं होकर के ये यहाँ पर है, रमेश पर। रमेश कल आएगा, तो रेखांकित शब्द जो है वो शब्द है कल, सॉरी, रेखांकित शब्द है रमेश, क्योंकि वो, अगर मैं कल का उदाहरण देता हूँ तो कल में, या इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है सर्वनाम के, कालवाचक तो है ही नहीं, तो उसका छोड़ के हमने रमेश, रमेश कल आएगा, रमेश रेखांकित शब्द है, इसको में बताना है। तो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? समूहवाचक है नहीं, भाववाचक की कोई बात ही नहीं हो रही। अब जातिवाचक, किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही, सारे इतनी सारी जाति की तो बात हो ही नहीं रही। तो व्यक्तिवाचक, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात हो रही, इंडिविजुअल, तो क्या है? व्यक्तिवाचक। रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक। चलिए दोस्तों, अगला, अर्चना अत्यंत सुंदर है, ये तो बात होगी, हमारा क्वेश्चन हो गया। तुम किस देश में रहते हो? तुम किस देश में रहते हो, ये वाले बात देखते हैं। तुम किस देश में रहते हो वाक्य में विशेषण है। अब देखो, तुम, ऑप्शन नंबर 1 तुम आ गया। अब बताइए तुम क्या है? तुम क्या है? तुम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? तो ये है मध्यम पुरुष। मैंने अभी पीछे बात बताई थी। किस क्या है? किस भी नहीं है, ये क्या, एक सर्वनाम है। देश, देश क्या है? ये क्या है? जातिवाचक, किसी का है, जातिवाचक संज्ञा है। और क्या है? वो क्या है? तुम किस देश में रहते हो वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण क्या है? तुम किस देश में रहते हो वाक्य में विशेषण होगा, विशेषण है। तो विशेषण की, जो विशेषण है तो विशेषता बताई जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा, मैं क्या है? मैं और हम उत्तम पुरुष है ना। देश क्या है? जातिवाचक है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। तो ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन बचा हमारा किस। किस क्या है? ये है विशेषण का, तुम किस देश में रहते हो, ये है विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर, राधा तुरंत यहाँ से चली गई, राधा तुरंत यहाँ से चली गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। राधा तुरंत यहाँ से चली गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? बताइए दोस्तों, क्रिया विशेषण कौन सा है? उसमें कल जो था वो कालवाचक का उदाहरण था। इसमें देखते हैं कि राधा तुरंत यहाँ से चली गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। तो मैं आपको जल्दी से ऑप्शन बताते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा हमारा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जहाँ पर ये यहाँ, ये वाला शब्द आया ना, यहाँ आया है इसमें, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ये इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे, ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा स्थानवाचक में बी इज अ करेक्ट आंसर। बात आती है अंक। अंक, ऑप्शन नंबर 13, अंक शब्द का विशेषण है। आंकिक, अंकित, विशेषण अंकित तो है नहीं, अंकित क्या एक सर्वनाम है। अंकता, अंकता भी नहीं है।
अंकन या आंकिक? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, मैंने आपको बता दिया कर्म पे पड़ता है। अकर्मक क्रिया, कर्ता पे फल पड़ता है। धातु या प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी को के द्वारा काम कराता है, हाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आपको आंसर पता लग ही गया होगा, धातु कहते हैं। सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण होगा दोस्तों, आप भला तो जग भला, पहला हो गया। आपके, यानी कि आप भला तो जग भला। आपके घर पर कोई आया, अनिश्चयवाचक, समझ भी गए होगे। यह कार्य उसने अपने आप कर लिया, निजवाचक, अपने आप कर लिया, निजवाचक अभी बताया था पहले। संबंध जैसा तुम क्या क्या कर रहे, तुम क्या देख रहे हो, मतलब ही नहीं होता। आपके घर कोई आया है, कोई निश्चित तो पता नहीं भैया कौन आया है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित शब्द पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय है, अव्यय है, उपसर्ग है, या कारक है। कारक का तो मतलब ही नहीं होता, धीरे धीरे में कारक तो है नहीं, है ना। प्रत्यय का कोई मतलब नहीं होता, उपसर्ग है नहीं, कारक भी नहीं है, तो बचा क्या? बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और अपनी वीडियो होती है, हमारे क्वेश्चंस होते हैं अब फिनिश। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर एंड लाइक कर देना। अगर आपकी इच्छा करे तो कर देना, ना मत करना। धन्यवाद।